अम, मुझे एक बात हमेशा से बहुत हैरान करती है। मतलब मैं अक्सर सोचती हूँ कि जो आलू का पराठा या कोई फल हम सुबह नाश्ते में खाते हैं, हाँ, जो हम रोजमर्रा में खाते हैं। बिल्कुल, वो महज कुछ ही घंटों में हमारी सोचने की ताकत में कैसे बदल जाता है, या फिर हमारी दिल की धड़कन को कैसे चलाता है। ये वाकई किसी जादू जैसा लगता है। हम अक्सर खाने को बस एक स्वाद या भूख मिटाने के नजरिए से देखते हैं। सही कहा, हम स्वाद के आगे सोचते ही नहीं है। एग्जैक्टली। लेकिन अगर हम इसे बायोलॉजिकली देखें ना, तो हर एक निवाला जो हम खाते हैं वो अपने अंदर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स केमिकल कोड लेकर आता है। एक केमिकल कोड? अच्छा। और आज के हमारे इस डीप डाइव का मिशन भी यही है। हम उसी केमिकल कोड को डिकोड करने वाले हैं। आज हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है, द बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट, डिकोडिंग द कंपोनेंट्स ऑफ फूड, ये हमें भोजन के पीछे के पूरे विज्ञान के बारे में बताता है। और ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा शरीर उस खाने को सिर्फ एक ईंधन की तरह नहीं देखता। तो फिर किस तरह देखता है? एक ऐसे ब्लूप्रिंट की तरह जो हमें हर पल बना रहा है, चला रहा है और बचा रहा है। विज्ञान की भाषा में कहें तो भोजन में विशिष्ट रासायनिक पदार्थ होते हैं जिन्हें हम पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। न्यूट्रिएंट्स, ये शब्द तो हमने बहुत बार सुना है। बिल्कुल सुना होगा। लेकिन ये सिर्फ पेट नहीं भरते। हम्म। ये शरीर के अंदर जाकर बहुत सक्रिय रूप से अलग अलग काम करते हैं। अगर हम शरीर को एक इमारत मान लें, अच्छा, एक इमारत वाली एनालॉजी। हाँ, तो ये ब्लूप्रिंट हमें बताता है कि कौन सा भोजन उस इमारत की ईंट है, कौन सा सीमेंट है और कौन सा उसका सिक्योरिटी सिस्टम है। अरे वाह, मुझे एनालॉजी बहुत पसंद आई। मतलब अगर मैं कल्पना करूं कि जो सेब मैंने खाया वो पेट में जाकर छोटे छोटे केमिकल पैकेट्स में टूट रहा है, बिल्कुल। और फिर खून के जरिए वो सीधा मेरे दिमाग की नसों तक या हड्डियों तक पहुंच रहा है। मतलब हम लिटरली वही बन रहे हैं जो हम खा रहे हैं। और इस पूरी जटिल प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ना प्रकृति ने हमारे भोजन को मुख्य रूप से 3 अलग-अलग जीवन रक्षक कार्यों में बांट दिया है। हम्म। स्रोत सामग्री में इसे पोषण के 3 स्तंभ या द 3 पिलर्स ऑफ न्यूट्रिशन कहा गया है। 3 पिलर्स, तो वो 3 स्तंभ कौन से हैं? पहला है ऊर्जा देने वाला भोजन, दूसरा है शरीर का निर्माण करने वाला भोजन और तीसरा है सुरक्षात्मक भोजन। तो चलिए पहले स्तंभ से ही शुरू करते हैं, ऊर्जा देने वाला भोजन। क्योंकि जाहिर है कि शरीर की फैक्ट्री में कोई भी काम शुरू करने से पहले मशीन चालू करने के लिए ईंधन तो चाहिए ही। बिल्कुल चाहिए। और इसमें सबसे पहला नाम आता है कार्बोहाइड्रेट्स का। हाँ, कार्ब्स। हाँ, इसे प्राइमरी पावर सोर्स कहा गया है रिसर्च में। और कार्ब्स भी 2 तरह के होते हैं। पहले होते हैं सिंपल कार्ब्स। सिंपल कार्ब्स मतलब जो आसानी से पच जाएं। एग्जैक्टली, ये तुरंत पच जाते हैं, जैसे फलों में जो फ्रुक्टोज होता है या फिर दूध का लैक्टोज और साधारण चीनी। इन्हें खाते ही शरीर को तत्काल ऊर्जा मिलती है, एक तुरंत स्पार्क मिलता है। अच्छा, और दूसरे कौन से होते हैं? दूसरे होते हैं कॉम्प्लेक्स कार्ब्स यानी स्टार्च, जैसे आपके चावल, गेहूं या आलू। तो इनमें ऐसा क्या अलग है? अगर आप इन्हें मॉलिक्यूलर लेवल पर देखें तो ये अणुओं की लंबी लंबी श्रृंखलाएं या चेन्स होती हैं। अब क्योंकि ये चेन्स लंबी हैं तो शरीर को इन्हें तोड़ने में समय लगता है। हाँ, इसलिए ये धीरे धीरे पचते हैं। बिल्कुल। और धीरे धीरे पचने की वजह से ये हमें कई घंटों तक लगातार ऊर्जा देते रहते हैं। लेकिन एक मिनट, यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। अगर शरीर को एनर्जी ही चाहिए तो कोई भी इंसान दिन भर चावल या रोटी खाने के बजाय मतलब वो सिर्फ चीनी या फ्रूट जूस क्यों नहीं पीता रहता? तुरंत एनर्जी मिलेगी ना? ये बहुत ही शानदार सवाल है और यहीं पर हमारे शरीर की असली स्मार्टनेस दिखती है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, अगर आप सिर्फ सिंपल कार्ब्स या चीनी खाएंगे ना तो खून में अचानक से बहुत सारी ऊर्जा आ जाएगी, जिसे हम अक्सर शुगर रश कहते हैं। हाँ, बच्चों में ये बहुत दिखता है जब वो बहुत सारी चॉकलेट खा लेते हैं। सही कहा। लेकिन जितनी तेजी से वो ऊर्जा आती है, कुछ ही देर बाद वो उतनी तेजी से गिरती भी है, जिसे क्रैश कहते हैं, और फिर इंसान बहुत थका हुआ महसूस करता है। तो मतलब रोजमर्रा के कामों के लिए हमें एक ऐसी ऊर्जा चाहिए जो लगातार मिलती रहे। एग्जैक्टली, एक स्थिर ऊर्जा जो हमें कॉम्प्लेक्स कार्ब से ही मिलती है। अच्छा, अब मैं समझी। मतलब कॉम्प्लेक्स कार्ब्स एक स्टेडी बैटरी की तरह काम करते हैं। बिल्कुल। और रिसर्च में एक और कमाल का प्रोसेस बताया गया है, द कन्वर्जन। कन्वर्जन मतलब किसी चीज का बदलना। हाँ। जब हम जरूरत से ज्यादा कार्ब्स खा लेते हैं तो हमारा लिवर उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन नाम के एक पदार्थ में बदल देता है। ग्लाइकोजन? तो ये एक्स्ट्रा एनर्जी जाती कहाँ है? ये हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में और लिवर में एक रिजर्व पावर बैंक की तरह जमा हो जाती है। अरे वाह,
इनबिल्ट पावर बैंक? बिल्कुल। तो जब कोई इंसान दोपहर में बैठे-बैठे अचानक थकान महसूस करता है या कोई भारी काम करता है और अचानक एनर्जी चाहिए, तो शरीर इसी पावर बैंक से ग्लाइकोजन निकालकर इस्तेमाल कर लेता है। ये तो वाकई बहुत स्मार्ट है ना? लेकिन ऊर्जा का एक और भंडार भी हमारे शरीर में, जिसे अक्सर विलन माना जाता है। मुझे पता है आप किसकी बात कर रहे हैं। वसा यानी फैट्स। बिल्कुल। फैट्स को लेकर हमारे समाज में बहुत गलतफहमियां हैं। हाँ, लोग सोचते हैं कि फैट मतलब मोटापा और बीमारियां। जबकि सच्चाई ये है कि फैट कार्बोहाइड्रेट की तुलना में प्रति ग्राम बहुत अधिक डेंस या सघन ऊर्जा देता है। रिसर्च इसे हाई डेंसिटी फ्यूल कहती है। तो अगर ये इतना ही अच्छा ईंधन है तो इसे बुरा क्यों कहते हैं लोग? क्योंकि इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। अगर कोई इसे खर्च नहीं करेगा, शारीरिक मेहनत नहीं करेगा, तो इस शरीर में बेवजह जमा होने लगेगा। अच्छा, मतलब जरूरत से ज्यादा भरेंगे और इस्तेमाल नहीं करेंगे तो नुकसान है। सही। लेकिन फैट का काम सिर्फ ऊर्जा देना नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम कूदते हैं या गिरते हैं तो हमारे अंदर के जो नाजुक अंग हैं, जैसे दिल, किडनी, लिवर, हाँ, वो आपस में टकरा कर टूट क्यों नहीं जाते या डैमेज क्यों नहीं होते? एग्जैक्टली। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि उन अंगों के चारों तरफ फैट का एक कुशन होता है। ओह, तो फैट एक प्राकृतिक शॉक एब्जॉर्बर का काम कर रहा है। बिल्कुल। और सिर्फ यही नहीं, हमारी त्वचा के ठीक नीचे फैट की एक लेयर होती है। ये एक बेहतरीन इंसुलेटर का काम करती है। इंसुलेटर मतलब जो गर्मी को रोकता है। हाँ, ये शरीर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, खासकर सर्दियों में। ये तो बहुत जरूरी काम है। और फैट्स भी मुख्य रूप से 2 तरह के बताए गए हैं, वनस्पति वसा और पशु वसा। मतलब वेजिटेबल फैट्स और एनिमल फैट्स। हाँ, जो वेजिटेबल फैट्स होते हैं वो असंतृप्त या अनसैचुरेटेड होते हैं और कमरे के तापमान पर तरल रहते हैं, जैसे ऑलिव ऑयल या बादाम का तेल। और एनिमल फैट्स? वो संतृप्त या सैचुरेटेड होते हैं और कमरे के तापमान पर ठोस होते हैं, जैसे मक्खन, पनीर या मांस का फैट। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प एंगल आता है जो मुझे रिसर्च नोट्स में सबसे मजेदार लगा। कौन सा? वो फूड डिटेक्टिव वाला हिस्सा। मतलब हम कैसे जान सकते हैं कि किस खाने में कार्ब्स हैं और किस में फैट? ये बिल्कुल किसी सीक्रेट एजेंट की जासूसी किट जैसा लगता है। हाँ। लैब टेस्ट्स वाला हिस्सा। ये विज्ञान का बहुत ही प्रैक्टिकल पहलू है। तो जरा इन टेस्ट्स के बारे में बताइए। अगर मुझे पता करना हो कि खाने में शुगर है या नहीं, तो क्या तरीका है? इसके लिए एक बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट होता है। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन एक नीले रंग का केमिकल होता है। ठीक है। अगर आप किसी भोजन के नमूने में ये केमिकल डालें और उसे गर्म करें, और अगर उस घोल का रंग बदलकर ईंट जैसा लाल यानी ब्रिक रेड हो जाए, तो मतलब उसमें बहुत ज्यादा शुगर है। एग्जैक्टली, बिंगो। और स्टार्च का टेस्ट तो शायद मैंने स्कूल में भी पढ़ा था, वो आयोडीन वाला। हाँ, बिल्कुल। अगर आप आलू के एक टुकड़े पर आयोडीन सॉल्यूशन की बस कुछ बूंदें डालें, तो आलू का वो हिस्सा तुरंत नीला काला या ब्लू ब्लैक हो जाता है, क्योंकि आयोडीन स्टार्च के साथ रिएक्ट करता है। सही कहा। और फैट का टेस्ट तो सबसे आसान है, कोई भी अपनी घर की रसोई में कर सकता है। वो कागज वाला टेस्ट ना? हाँ, बस खाने को एक फिल्टर पेपर या किसी सादे कागज पर रगड़ें। अगर वो कागज पर एक तैली या धब्बा या ऑयली पैच छोड़ दे, जिससे कागज थोड़ा आर पार दिखने लगे, ट्रांसलूसेंट हो जाए, बिल्कुल, तो इसका मतलब है कि उस भोजन में फैट मौजूद है। तो अब तक हमने देखा कि शरीर को ऊर्जा कैसे मिलती है और हम उस ऊर्जा को टेस्ट कैसे कर सकते हैं। मतलब शरीर की फैक्ट्री चालू हो गई है। हाँ, पहला पिलर पूरा हुआ। लेकिन अब हमें इस फैक्ट्री की इमारत को बनाना भी तो है। सही बात है। और यहीं पर हमारा दूसरा स्तंभ आता है, शरीर का निर्माण करने वाला भोजन, यानी कि प्रोटीन। प्रोटीन। फिटनेस की दुनिया में इस शब्द की सबसे ज्यादा पूजा होती है। हाँ, लिटरली हर कोई आज प्रोटीन के पीछे भाग रहा है। तो कार्ब्स ने हमें भागने की ताकत दे दी, लेकिन अगर भागते हुए हमारी कोई मांसपेशी टूट जाए या डैमेज हो जाए, तो शरीर उसे कैसे ठीक करेगा? यही प्रोटीन काम आते हैं। प्रोटीन हमारे शरीर के असली बिल्डर्स हैं। अच्छा, तो ये बिल्डर्स काम कैसे करते हैं? अगर हम मॉलिक्यूलर स्तर पर देखें तो प्रोटीन छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक से बने होते हैं। इन्हें हम अमीनो एसिड्स कहते हैं। अमीनो एसिड्स। हाँ, तो जब हम खाने में प्रोटीन लेते हैं तो हमारा पाचन तंत्र उसे वापस अमीनो एसिड्स में तोड़ देता है और फिर शरीर अपनी जरूरत के हिसाब से नई कोशिकाएं या डैमेज हुए ऊतकों की मरम्मत के लिए उनका इस्तेमाल करता है। लेकिन प्रोटीन का काम सिर्फ बाइसेप्स बनाना या मसल्स रिपेयर करना तो नहीं है ना? मुझे याद है मैंने पढ़ा था कि ये कुछ बहुत ही क्रिटिकल इंटरनल ऑपरेशंस भी हैंडल करता है। बिल्कुल सही पढ़ा आपने।
बहुत कम लोग ये जानते हैं कि हमारे खून में जो हीमोग्लोबिन होता है, हाँ, जो पूरे शरीर में ऑक्सीजन सप्लाई करता है। वो हीमोग्लोबिन भी असल में एक प्रोटीन ही है। अरे वाकई, ये तो मुझे नहीं पता था। हाँ, और इसके अलावा एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स हमारे शरीर की लाखों रासायनिक प्रतिक्रियाओं को कंट्रोल करते हैं। इनके बिना हमारा पाचन तंत्र काम नहीं कर सकता। और वो एंजाइम्स भी प्रोटीन से ही बने होते हैं। ये बहुत ही शानदार जानकारी है और मुझे यकीन है कि शुगर और फैट की तरह प्रोटीन का भी कोई ना कोई जासूसी टेस्ट तो होगा ही। बिल्कुल है। इसे बायोरेट टेस्ट कहते हैं। बायोरेट टेस्ट, इसमें क्या होता है? इसमें हम भोजन के पेस्ट में कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा मिलाते हैं। अगर इस मिश्रण का रंग बदलकर बैंगनी यानी वायलेट हो जाए तो समझ लीजिए कि उसमें प्रोटीन है। एग्जैक्टली। ये रंग असल में प्रोटीन के पेप्टाइड बॉन्ड्स की वजह से बदलता है। चलिए, तो अब हमारी इमारत बन चुकी है और उसमें ऊर्जा भी आ गई है। लेकिन इमारत बन जाने के बाद उसे बाहरी हमलों से बचाना भी तो है। बिल्कुल। बीमारियों और वायरस से बचने के लिए हमें एक सिक्योरिटी सिस्टम चाहिए और यही एंट्री होती है हमारे तीसरे पिलर की, सुरक्षात्मक भोजन, जिसमें आते हैं हमारे विटामिन्स और मिनरल्स। विटामिन्स को रिसर्च में माइक्रोन्यूट्रिएंट शील्ड कहा गया है। मतलब शरीर को इनकी बहुत ही कम मात्रा में जरूरत होती है। हाँ, बहुत कम। लेकिन अगर ये न हो तो पूरा सिस्टम क्रैश हो सकता है। सही कहा। विटामिन्स को समझने के लिए इन्हें दो बहुत ही लॉजिकल कैटेगरी में बांटा गया है। पहली कैटेगरी कौन सी है? पहले हैं फैट सॉल्युबल यानी वसा में घुलनशील विटामिन्स, जैसे विटामिन ए, डी, ई और के। तो ये फैट में घुल जाते हैं। हाँ, और इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि शरीर इन्हें अपने फैट टिश्यूज और लिवर में एक तिजोरी की तरह स्टोर करके रख सकता है। अच्छा, मतलब लंबे समय के लिए। बिल्कुल। इसलिए आपको इन्हें रोजाना बहुत बड़ी मात्रा में खाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जो दूसरी कैटेगरी है उसके साथ ऐसा नहीं है। नहीं, दूसरे हैं वाटर सॉल्युबल या पानी में घुलनशील विटामिन्स, जैसे बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। तो क्योंकि ये पानी में घुल जाते हैं इसलिए हमारा शरीर इन्हें स्टोर नहीं कर पाता। एग्जैक्टली। ये शरीर में रुकते नहीं हैं। ये यूरिन या पसीने के जरिए बाहर निकल जाते हैं। तो इसका मतलब है कि हमें ये विटामिन रोजाना अपने भोजन में लेने पड़ते हैं। बिल्कुल, रोजाना जरूरी है। और विटामिन सी का काम करने का तरीका तो बहुत ही दिलचस्प है। ये एक बहुत ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट है। इसका भी कोई लैब टेस्ट है क्या? हाँ, है ना। आपको याद है अभी हमने स्टार्च के टेस्ट में आयोडीन का नीला काला घोल बनाया था? हाँ, आयोडीन डालने से आलू नीला काला हो गया था। तो अगर आप उस नीले काले घोल में नींबू का रस डाल दें, जिसमें विटामिन सी होता है, तो पता है क्या होगा? क्या होगा? वो गाढ़ा नीला काला रंग एकदम फीका पड़ जाएगा, पानी की तरह, रंगहीन। अरे बाप रे, रंग क्यों उड़ जाता है? क्योंकि विटामिन सी इतना केमिकली एक्टिव होता है कि वो उस आयोडीन कॉम्प्लेक्स को तोड़ देता है। ओह। और हमारे शरीर में भी वो बिल्कुल ऐसे ही काम करता है, हानिकारक तत्वों को न्यूट्रलाइज कर देता है। ये तो सच में एक शील्ड की तरह काम कर रहा है। अच्छा, विटामिन्स के साथ साथ हमारी सिक्योरिटी टीम में मिनरल्स भी तो हैं। हाँ, जिन्हें हम केमिकल रेगुलेटर्स कहते हैं। ये भी दो तरह के होते हैं। एक है मैक्रो मिनरल्स। मैक्रो मतलब जो थोड़ी ज्यादा मात्रा में चाहिए। हाँ, जैसे हड्डियों के लिए कैल्शियम और फास्फोरस, पानी के संतुलन के लिए सोडियम और पोटेशियम। और दूसरे होंगे माइक्रो मिनरल्स। बिल्कुल, जो बस एक चुटकी भर चाहिए, लेकिन उनके बिना शरीर का काम रुक जाएगा। कोई उदाहरण? सबसे बेहतरीन उदाहरण है आयरन यानी लोहा। आयरन। अभी हमने हीमोग्लोबिन की बात की थी ना। हाँ। हीमोग्लोबिन में आयरन ही वो मुख्य तत्व है जो फेफड़ों से ऑक्सीजन को बिल्कुल एक चुम्बक की तरह अपनी ओर खींचता है। अच्छा, तो वो ऑक्सीजन को पकड़कर पूरे शरीर में ट्रांसपोर्ट करता है। सही कहा। और पता है खून का रंग लाल क्यों होता है? क्यों? ठीक वैसे ही जैसे लोहे में जंग लगने पर उसका रंग लाल हो जाता है, ऑक्सीजन के साथ आयरन के मिलने से खून लाल दिखता है। वाओ, ऑक्सीजन को चुंबक की तरह खींचना और जंग लगने वाला कॉन्सेप्ट, ये इमेजरी बहुत ही सटीक है। एक और माइक्रो मिनरल है जिसकी रिसर्च में काफी बात हुई है, आयोडीन। हाँ, आयोडीन थायराइड ग्रंथि के लिए बहुत जरूरी है, जो हमारे गले में होती है। और इसमें एक ज्योग्राफिकल फैक्टर भी दिया है जो मुझे बहुत रोचक लगा। मतलब पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों में अक्सर आयोडीन की कमी देखी जाती है। ऐसा क्यों होता है? इसका एक सीधा सा वैज्ञानिक कारण है। जो पहाड़ी मिट्टी होती है ना, उसमें प्राकृतिक रूप से आयोडीन बहुत कम होता है। और हम जानते हैं कि आयोडीन का सबसे बड़ा स्रोत समुद्री भोजन या सी फूड होता है, जो कि पहाड़ों से बहुत दूर है। एग्जैक्टली। इसलिए वहां के स्थानीय रूप से उगे भोजन में पर्याप्त आयोडीन नहीं पहुंच पाता। तो ये हो गए हमारे तीनों पिलर्स।
लेकिन देखिए, इमारत बनाने, एनर्जी इस्तेमाल करने और सिक्योरिटी लगाने के बाद शरीर के अंदर जो कचरा या मलबा बचता है, उसकी सफाई कौन करेगा? ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। यहीं पर हमारी मेंटेनेंस क्रू काम आती है। मेंटेनेंस क्रू मतलब रुक्षांश और पानी? हाँ, हम अक्सर सिर्फ विटामिन और प्रोटीन पर ध्यान देते हैं और रुक्षांश, जिसे आम भाषा में फाइबर कहते हैं, उसे भूल जाते हैं। तो ये रुक्षांश या फाइबर काम कैसे करता है? रुक्षांश असल में पौधों का वो हिस्सा है, मुख्य रूप से सेल्यूलोज, जिसे हमारा शरीर पचा ही नहीं सकता। एक मिनट, अगर हमारा शरीर उसे पचा नहीं सकता, तो फिर हम उसे खाते क्यों हैं? उसका फायदा क्या है? क्योंकि ये हमारे पाचन तंत्र के लिए एक अंदरूनी झाड़ू की तरह काम करता है। अच्छा, झाड़ू। हाँ, ये मल या स्टूल में भारीपन या बल्क जोड़ता है, जिससे वो हमारी आंतों से आसानी से खिसक कर बाहर निकल सके। मतलब ये कब्ज को रोकता है? बिल्कुल, और साथ ही ये खून में शुगर के लेवल को भी मेंटेन रखता है। और पानी के बारे में क्या? पानी तो मतलब वो एक यूनिवर्सल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। हम सब जानते हैं कि हमारे शरीर का 70% हिस्सा पानी है। हाँ। शरीर के अंदर जितने भी केमिकल्स काम कर रहे हैं, उन सबको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई तो मीडियम चाहिए ना। वो मीडियम पानी ही है। तो चाहे पसीने के जरिए शरीर का तापमान कंट्रोल करना हो या यूरिन के जरिए वेस्ट बाहर निकालना हो, पानी के बिना सब कुछ ठप पड़ जाएगा, लिटरली सब कुछ। बिल्कुल। अब अगर हम इस पूरे विज्ञान को एक फ्रेम में देखें, तो सवाल ये आता है कि हम इस बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू कैसे करें? इसका जवाब है संतुलित आहार, अ बैलेंस्ड डाइट। हाँ, रिसर्च में एक प्लेट का जिक्र है जिसमें संरचनात्मक विविधता या स्ट्रक्चरल वैरायटी होनी चाहिए। सही, मतलब आपकी थाली के 4 हिस्से होने चाहिए। एक हिस्सा ऊर्जा के लिए, जिसमें कार्ब्स और फैट हों। एक हिस्सा शरीर के निर्माण के लिए, जिसमें प्रोटीन हो। एक हिस्सा सुरक्षा के लिए, विटामिन और मिनरल्स। और अंत में सपोर्ट के लिए फाइबर और पानी। लेकिन यहाँ एक बात और ध्यान रखनी होगी, हर इंसान का ब्लूप्रिंट एक जैसा नहीं होता। हमारी जरूरतें डायनामिक होती हैं, बदलती रहती हैं। मतलब उम्र और काम के हिसाब से? हाँ, जैसे एक बढ़ते हुए बच्चे को देखिए, उसके शरीर में रोजाना बड़े पैमाने पर नई कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है, तो उसे एक वयस्क की तुलना में बहुत ज्यादा प्रोटीन चाहिए। और वही अगर कोई एथलीट है जो दिन भर दौड़ता है, तो उसे ज्यादा ऊर्जा यानी कॉम्प्लेक्स कार्ब्स चाहिए होंगे। बिल्कुल सही। लेकिन क्या हो अगर कोई इंसान इस ब्लूप्रिंट को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दे? अगर किसी को लंबे समय तक ये जरूरी पोषक तत्व न मिले, तो क्या होगा? तो फिर सिस्टम फेलियर शुरू हो जाएगा। इसे हम मेडिकल भाषा में कुपोषण या मैलन्यूट्रिशन कहते हैं। जिंदा रहने के लिए अपने ही अंदर तोड़फोड़ शुरू कर देता है। और इसका सबसे खौफनाक रूप है PEM, यानी प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन। रिसर्च में मैरास्मस नाम की एक बीमारी का बहुत ही दिल दहला देने वाला जिक्र है। हाँ, मैरास्मस छोटे बच्चों को होता है। मतलब जब किसी बच्चे को ना ऊर्जा मिलती है और ना ही प्रोटीन, तो शरीर क्या करता है? ऐसे में शरीर खुद को ही खाने लगता है, अपनी ही मांसपेशियों और ऊतकों को तोड़ने लगता है ताकि दिमाग और दिल को ऊर्जा मिल सके। बाप रे! ऐसे बच्चों का पेट सिकुड़ जाता है, त्वचा झुर्रीदार होकर हड्डियों पर लटकने लगती है। लिटरली शरीर का पूरा ढांचा बाहर से दिखने लगता है। ये वाकई इस बात का भयानक सबूत है कि भोजन की कमी शरीर के ब्लूप्रिंट को कैसे तबाह कर सकती है। बिल्कुल। और सिर्फ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ही नहीं, अगर आपके खाने में सिर्फ एक विशिष्ट विटामिन की भी कमी हो जाए, तो भी भयंकर बीमारियां हो सकती हैं। एक डायग्नोस्टिक मैट्रिक्स बनता है इसका, जैसे विटामिन C की कमी से होने वाला स्कर्वी। हाँ, स्कर्वी इसका बहुत सटीक उदाहरण है। हमने इतिहास में पढ़ा है कि जो नाविक लंबी समुद्री यात्राओं पर जाते थे, उनके मसूड़ों से खून आने लगता था और दांत गिर जाते थे, क्योंकि उन्हें महीनों तक ताजे फल नहीं मिलते थे। सही। और इसके पीछे का विज्ञान समझना बहुत जरूरी है कि ऐसा होता क्यों है। हाँ, मसूड़ों से खून क्यों आता है? क्योंकि विटामिन C हमारे शरीर में कोलेजन नाम का एक प्रोटीन बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। कोलेजन? हाँ, कोलेजन बेसिकली एक गोंद की तरह काम करता है। ये हमारे मसूड़ों, त्वचा और खून की नसों को एक साथ बांध कर रखता है। तो जब विटामिन C नहीं होता, तो ये गोंद पिघलने लगता है। ओह, तो इसीलिए मसूड़ों से खून आने लगता है। एग्जैक्टली। ये सिर्फ मसूड़ों की बीमारी नहीं है, ये पूरे शरीर के स्ट्रक्चर का ढीला पड़ना है। ये तो बहुत गंभीर बात है। और ऐसे ही विटामिन A की कमी से रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस होती है ना? हाँ, क्योंकि विटामिन A हमारी आंखों के रेटिना में एक खास पिगमेंट बनाता है जो कम रोशनी में देखने में मदद करता है। तो इसके बिना अंधेरे में आंखें काम नहीं कर पाती। बिल्कुल। और विटामिन D को देखिए, बच्चों में इसकी कमी से रिकेट्स हो जाता है। रिकेट्स में तो हड्डियां बहुत कमजोर हो जाती हैं।
हाँ, क्योंकि विटामिन डी के बिना शरीर कैल्शियम को सोख ही नहीं पाता। हड्डियां इतनी नरम हो जाती हैं कि वो शरीर का वजन नहीं सह पाती और लिटरली धनुष की तरह मुड़ जाती हैं। और अगर मिनरल्स की कमी हो जाए, जैसे आयरन, तो एनीमिया होता है। हीमोग्लोबिन वाला चुंबक काम नहीं करेगा, शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और इंसान हर वक्त थका हुआ और पीला दिखेगा। और आयोडीन की कमी से गॉइटर या घेंघा रोग होता है, जिसमें गले में सूजन आ जाती है। बिल्कुल, कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से हड्डियां और दांत सड़ने लगते हैं और फ्लोरीन की कमी से दांतों में कीड़े लग जाते हैं। तो अगर हम रिसर्च के अंत में दिए गए कॉन्सेप्ट मैप को देखें, एक विजुअल समरी की तरह, तो सब कुछ बहुत साफ हो जाता है। हाँ, वो मैप पूरे ब्लूप्रिंट को एक चार्ट में समेट लेता है। केंद्र में भोजन के घटक है। एक तरफ ऊर्जा देने वाले कार्ब्स और फैट्स हैं, दूसरी तरफ शरीर बनाने वाला प्रोटीन है। एक अलग शाखा सुरक्षा करने वाले विटामिन और मिनरल्स की है और बेस में रुक्षांश और पानी है। बिल्कुल, ये मैप एक तरह से पूरे विज्ञान का निचोड़ है। अब इस डीप डाइव के अंत में मैं एक रियल लाइफ मेडिकल सिचुएशन पर बात करना चाहती हूँ जो हमारी समझ को चुनौती देती है। जरूर बताइए। जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार होता है और अस्पताल में भर्ती होता है, तो डॉक्टर उसे खाने के लिए दाल रोटी या फल क्यों नहीं देते? उसे सीधे